are more stable and reliable than the routes learned dynamically। जो मैंने अभी पहले कुछ देर पहले कहा कि स्टैटिक रूट क्यों सेट करना चाहिए, क्योंकि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लोएस्ट होती है अगर आप डायनेमिकली सेट करते हैं तो उससे, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले अगर आप किसी पर्टिकुलर राउटिंग टेबल में डिसीजन ले रहे हैं और आपको किसी रास्ते पर जाने का स्टैटिक रूट भी मिल जाता है तो स्टैटिक रूट पहले फेच हो जाएगा, डायनेमिक रूट बाद में फेच होगा, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर होगी स्टैटिक रूट की। नेक्स्ट है डायनेमिक रूट। Dynamic routing protocol also add remote network to the routing table. Dynamic routing protocol enable routers to share information about the reachability and status of remote network through network discovery. Each protocol send and receive data packet while locating other routers and updating and maintaining routing table. Routes learned through a dynamic routing protocol are identified by a protocol use. For example, R for RIP, D for EIGRP. They are assigned the administrative distance for a protocol, और उनकी भी administrative distance उनके साथ में लिखी होगी। फॉर एग्जाम्पल इस राउटिंग टेबल की अगर हम बात करें तो इस राउटिंग टेबल में यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लिखी हुई है दैट इज इस राउटिंग टेबल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लिखी हुई है वो देखिए आप आर फॉर रिप है, ठीक है। रिप में इस पाथ पर 16.0 पर जाने की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 120, ठीक है। ये एक आर है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है 120। डायरेक्टली कनेक्टेड की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नहीं होती है, बट एक पाथ स्टैटिकली भी ऐड है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है 1। रिप की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 120 और स्टैटिक की 1 है, ओके। दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नहीं समझ में आया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज अ कलेक्टिव वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स which affect the data from source to destination। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस अपने आप में कोई एक चीज नहीं है, उसमें हब काउंट भी है, उसमें डिले भी है, उसमें रिलायबिलिटी भी है और उसमें बैंडविड्थ भी है। मतलब इन 4-5 चीजों को मिलाकर निकाला गया कि रिप एक जगह से, मतलब फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से समझ लें कि एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, क्लियर। सोर्स पर 100 Mbps की स्पीड मिलती है, ठीक है। हब काउंट 4 है और इसी तरह से बाकी सारी वैल्यू हैं, और रिप लगाकर देखा गया कि डेटा कितनी देर में पहुंचता है, ठीक है, वो आया 120, ओके। और सेम इन्वायरमेंट में स्टैटिक राउटिंग लगाकर देखा गया, वो आया 1, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझ लो कि एक इन्वायरमेंट, जो सेम इन्वायरमेंट दिया गया स्टैटिक राउटिंग को और वही इन्वायरमेंट रिप को दिया गया। रिप एक बार कॉन्फ़िगर करके देखा गया तो उसको लगा 120 मिलीसेकंड और स्टैटिक को लगा 1 मिलीसेकंड। तो ये दोनों में डिफरेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, बेसिकली इसको कॉस्ट बोलते हैं। तो ये कॉस्ट जिसकी कम होगी वो वाला पाथ पहले चूज होगा। तो अगर आप एक पर्टिकुलर राउटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग रिप कॉन्फ़िगर करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि खाली रिप यूज करें। मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल में तो ये जरूरी है कि रिप अगर यूज कर रहे हैं तो सारी खाली रिप ही यूज करें, तब फिर EIGRP या OSPF नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर पाथ के लिए स्टैटिक रूट भी लिख सकते हैं। मतलब ये 3 का कॉम्बिनेशन चल सकता है। आप एक पर्टिकुलर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल भी यूज कर लें और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ आप किसी पर्टिकुलर रूट के लिए स्टैटिक रूट भी डाल दें, तो स्टैटिक रूट वाला जो है वो भी उसके साथ में रखा जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि रिप भी हो और EIGRP भी हो, OSPF, इनमें से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी पाथ के लिए स्टैटिक रूट डालना चाहते हैं तो स्टैटिक रूट डाल सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सबकी फिक्स है। अभी रिप की जो आ रही है वो 120 आ रही है, अभी देखेंगे EIGRP की 100 आती है शायद, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड कॉस्ट है, ठीक है। एल्गोरिथम को पता है कि ये कॉस्ट है और ये कॉस्ट की एंट्री ऑटोमेटिकली होती है, क्लियर है। तो अगर कहीं पर
रिप या स्टैटिक मिलता है तो स्टैटिक पहले चूज होगा, या EIGRP स्टैटिक मिलता है तो स्टैटिक पहले चूज होगा। तो बेसिकली, और इसी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए ही हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल EIGRP की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम है उसको डेटा पहुंचाने की सेम कंडीशन में, तो इसलिए हम रिप को छोड़ के फिर EIGRP यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जल्दी डेटा पहुंचा देती है। तो हर पर्टिकुलर इसको इस तरह से समझो कि तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा, एडा पढ़ी होगी, जिसमें एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालते थे ना, कि कौन सा पर्टिकुलर एल्गोरिदम की क्या कॉम्प्लेक्सिटी निकालते थे और एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस निकालते थे। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि रिप की अपनी एक परफॉर्मेंस है, वो इतना 120 मिलीसेकंड लेती है। इसी तरह से EIGRP की अपनी एक परफॉर्मेंस है, वो इतना समय लेती है डेटा को भेजने में। और इसी तरह से स्टैटिक की अपनी एक परफॉर्मेंस है। तो ये परफॉर्मेंस क्या है, ये प्री डिफाइंड है। और अगर आप किसी दो का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जैसे स्टैटिक के साथ ही कोई कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, देन अगर आपने स्टैटिक रूट लिख दिया है तो फिर स्टैटिक रूट वाला ही पहले फेच होगा। रिप, EIGRP या OSPF बाद में फेच होंगे, क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अभी आगे टेबल आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हर पर्टिकुलर उसकी अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है। क्लियर है? और कोई क्वेरी? नो सर, थैंक यू सर। Typically, both static and dynamic routes are implied in an enterprise network. Static routing addresses specific network needs depending on the physical topology. Limiting traffic in a single point of entrance exit creates a stub network. In some enterprise networks, small branch offices have only one possible path to reach the rest of the network. In this situation, it is not necessary to burden the stub router with the routing updates and increased overhead by running a dynamic routing protocol. Therefore, स्टैटिक राउटिंग इज बेनिफिशियल। बेसिकली वो राउटर जो किसी पर्टिकुलर एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट कर रहा हो, जिस पर ज्यादा लोड हो, उस पर हम डायनेमिक राउटिंग नहीं यूज करते हैं, वहाँ स्टैटिक राउटिंग यूज कर लेते हैं। बेस्ड ऑन देयर प्लेसमेंट एंड फंक्शन, specific enterprise routers may also require static routes. Border routers use static routes to provide secure, stable path to the ISP. Other routers within the enterprise use either static routing or dynamic routing protocol as necessary to meet their requirement. अब ये एक कंपैरिजन दिया गया है स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग में। तो कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहला कंपैरिजन है, इंक्रीज इन द नेटवर्क साइज जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ द नेटवर्क साइज। ठीक है, तो स्टैटिक राउटिंग में तो क्या होगा कि अगर आपका नेटवर्क का साइज बढ़ता जाएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। डायनेमिक राउटिंग में नेटवर्क साइज से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो एक ही जैसे काम करेगा, क्योंकि एल्गोरिदम खुद काम करेगी, आपको तो कुछ करना नहीं है। दूसरा है टोपोलॉजी चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटर इंटरवेंशन रिक्वायर्ड। ठीक है, टोपोलॉजी चेंजेस का मतलब है कोई राउटर ऑफ हुआ है, नया राउटर ऐड हुआ है, तो सीधी सी बात है स्टैटिक राउटिंग में तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को वो पाथ ऐड करना पड़ेगा या वो पाथ ऐड डिलीट करना पड़ेगा। डायनेमिक राउटिंग में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, टोपोलॉजी चेंजेस को वो अपने आप अडॉप्ट कर लेता है, अपने आप वो पाथ आ जाएगा और वो सारे रूट्स अवेलेबल हो जाएंगे। स्केलिंग, सुटेबल फॉर सिंपल टोपोलॉजी, सुटेबल फॉर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्केलिंग का मतलब अगर नेटवर्क को साइज को आप इंक्रीज करते हैं तो सिंपल टोपोलॉजी, छोटी और सिंपल टोपोलॉजी के लिए तो सही है, बड़ी के लिए तो फिर सही नहीं है, और डायनेमिक तो दोनों के लिए सही है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में मोर सिक्योर स्टैटिक है, लेस सिक्योर है वो, क्योंकि वहां पर कोई भी राउटर ऐड हुआ है सेम उसके साथ तो वो रूट ऐड कर लेगा। रिसोर्स यूजेस, नो एक्स्ट्रा रिसोर्स नीडेड, इसमें एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत ही नहीं है, पर्टिकुलर स्टैटिक टेबल है जिस टेबल से मैच करा के भेजना है। लेकिन डायनेमिक राउटिंग में क्या है, रिसोर्स यूज होंगे, यानी आपके राउटर्स पर अच्छा सीपीयू, अच्छी मेमोरी और लिंक बैंडविड्थ होनी चाहिए, जिससे वो, क्योंकि यहाँ पे राउटिंग अपडेट्स आएंगे, उन राउटिंग अपडेट्स को प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके राउटिंग टेबल खुद बनानी है, तो यहाँ पर सारा मशीन ही काम करेगी, तो सीधी सी बात है कि मशीन अपग्रेडेड होनी चाहिए।
प्रेडिक्टेबिलिटी, रूट्स टू डेस्टिनेशन इज ऑलवेज द सेम। प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब स्टैटिक रूट में तो किसी भी जगह जाने का रास्ता हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने लिख दिया है वही रास्ता जाएगा। और डायनेमिक राउटिंग में क्या होगा, डायनेमिक राउटिंग में रूट्स डिपेंड ऑन द करंट टोपोलॉजी, उस समय जो रूट्स अवेलेबल होंगे उसी रूट से उसे भेजा जाएगा। स्टैटिक रूट आपको कॉन्फ़िगर करना हमने सिखा दिया है। दो तरीके होते हैं, एक आप सीधे इंटरफेस सर तो मोस्ट फीजिबल डायनामिक होगा। मोस्ट मतलब फीजिबल रूट जो होगा वो डायनामिक होगा। राउटिंग, हाँ जी। राउटिंग पूछ रहे हैं ना? नहीं, यस सर। दोनों की सिचुएशन में अंतर है। अगर आप 2 राउटर या 3 राउटर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं देन आपको स्टैटिक राउटिंग ही करनी है ना, छोटे नेटवर्क के लिए बड़े एंटरप्राइजेस बड़े एंटरप्राइज के लिए डायनेमिक। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, फिर अगर बड़े एंटरप्राइज में डायनेमिक यूज भी कर रहे हैं तो मैंने कहा कि अगर कोई पर्टिकुलर राउटर है जो स्टब राउटर है, स्टब राउटर मतलब एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस पर बहुत सारा एंट्री नहीं होगा, तो उसे डायनेमिक राउटिंग से हटा दिया जाए, उस पर कॉन्फ़िगर ना की जाए, उस पर स्टैटिक राउटिंग कर दीजिए। ओके, तो इंटरप्राइज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। पूरी तरह से ना तो डायनेमिक होगा ना ही पूरी तरह से स्टैटिक होगा। ओके, स्टैटिक। ओके सर। ये वो कमांड है जो हम लोग अभी करके देख चुके हैं। तो स्टैटिक राउटिंग की कमांड तो आपको पता ही है और इसे आप कॉन्फ़िगर करके देख भी लेंगे। डिफॉल्ट रूट की एंट्री बता रहा है, ये डिफॉल्ट रूट की एंट्री भी मैंने आपको बता दी है, दैट इज द 0000000, यानी आईपी एड्रेस, और उन दोनों सबनेट मास्क को 00 कर देंगे और उसके बाद आप इंटरफेस एड्रेस लिख दें या आईपी एड्रेस लिख दें, जो आप लिखना चाहें वो लिख देंगे, देन आपकी एंट्री जो है वो डिफॉल्ट रूट मान ली जाएगी। नाउ कम विद द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। जैसा कि मैंने बता ही दिया कि 2 पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में से डिवाइड किया गया है मेजर कैटेगरी, दैट इज डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट। राउटर रनिंग डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल शेयर नेटवर्क इंफॉर्मेशन विद डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स। The neighbor routers then advertise the information to their neighbors until all router in the enterprise learn the information. Distance vector routing protocols में क्या होता है कि जो भी राउटर्स होते हैं वो अपने नेबर राउटर को अपनी राउटिंग टेबल शेयर करते हैं और हर नेबर राउटर हर अपने नेबर राउटर को ये राउटिंग टेबल शेयर करता है। तो इससे क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि सारे राउटर की इंफॉर्मेशन सारे राउटर तक पहुंच जाती है और इस तरह से सबकी राउटिंग टेबल अपडेट हो जाती है। A router running in distance vector protocol does not know the entire path to the destination. It only know the distance to the remote network and the direction or vector. Its knowledge comes through the information from directly connected neighbor. ठीक है। दूसरी चीज ये कि किसी भी राउटर के पास किसी भी जगह पहुंचने का पूरा रास्ता नहीं होता है। उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है अगले राउटर का एड्रेस जहां तक उसे पहुंचाना है, यानी दिशा, ये हो गई दिशा, और दूसरा डिस्टेंस और वेक्टर हो गई वो अगला राउटर जहां तक पहुंचाना है, और डिस्टेंस का मतलब हॉप काउंट। ठीक है, वो हॉप काउंट होता है साथ में कि वो कितने राउटर दूर है, मतलब ये पता होता है कि वो 5 राउटर दूर है, तो दैट इज द डिस्टेंस, एंड वेक्टर इज द राउटर 2 पे भेज देंगे तो वो पहुंच जाएगा। तो बस इतना ही इंफॉर्मेशन होता है किसी भी राउटर के पास में। Like all routing protocol, distance vector protocol use a metric to determine the best route. Distance vector protocol calculate the best route based on the distance from the router to a network. An example of the metric use hop count, which is the number of router or hop between the router and the destination. ठीक है, और metric यहाँ कौन सी होती है, metric यहाँ पर hop count होती है। hop count का मतलब कि router count, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितने राउटर्स पड़ेंगे रास्ते में, इसको वो दूरी मान लेता है। तो जिसका हब काउंट ज्यादा है वो ज्यादा दूर है, जिसका हब काउंट कम है वो कम दूर है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिसाइड करता है कि जहां पर जिस रूट से पहुंचने के लिए हब काउंट कम निकलेगा
उसकी डिस्टेंस कम मानी जाएगी। Distance vector protocol usually require less complicated configuration and management than link state protocols. They can run an older, less powerful router and require lower amount of memory and processing. ठीक है, इसमें जो प्रोटोकॉल हैं वो बहुत पुराने हैं और वो बहुत सिंपल प्रोटोकॉल हैं, तो आपके पुराने राउटर्स पर भी चल जाएंगे ये। ठीक है, तो इसलिए ये फीजिबल है उन नेटवर्क के लिए भी जहां पर आपके पास राउटर्स जो हैं बहुत पुराने लगे हुए हैं। राउटर यूजिंग डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट देयर एंटायर राउटिंग टेबल टू देयर नेबर्स एट रेगुलर इंटरवल. If the router learns more than one route to a destination, it calculate and advertise the routes with the lowest metric. डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स में एक खासियत होती है कि ये रेगुलर इंटरवल पर अपने पर्टिकुलर राउटिंग टेबल को ब्रॉडकास्ट करता रहता है अपने नेबर्स के लिए, और हर नेबर अपने लिए, अपने नेबर्स के लिए करता रहता है। ठीक है, तो राउटिंग इंफॉर्मेशन बार बार ब्रॉडकास्ट होती रहती है। ये एक अच्छाई भी है और एक तरह से ड्रॉबैक भी है। ठीक है, क्योंकि राउटिंग टेबल जब नेटवर्क ऑन होगा तब तो ब्रॉडकास्ट हो रही है, तब तो सही है, क्योंकि तब सबको अपनी राउटिंग टेबल बनानी है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब नेटवर्क स्टेबल हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल फिर भी अपनी राउटिंग एल्गोरिदम को क्या करता रहेगा, पीरियोडिक अपडेट, पीरियोडिक अपनी राउटिंग टेबल को ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट करता रहेगा। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत सारा अनवांटेड डेटा आपके नेटवर्क पर जनरेट होता रहेगा, जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी राउटिंग टेबल बन गई है। ओके, तो ये एक तरह से ये इसी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये पीरियोडिक अपडेट्स, पीरियोडिक पूरी डेटा अपडेट्स नहीं भेजता है, पीरियोडिक इंटायर राउटिंग टेबल भेजता है। अपडेट भेजेगा तो छोटा पैकेट बनेगा, इंटायर राउटिंग टेबल की वजह से बड़ा पैकेट बनता है, और बड़े पैकेट बनने की वजह से क्या होता है कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो कर देता है। This method of moving routing information through a large network is slow at any given moment. Some routers may not have the most current information about the network. This limits the scalability of the protocol and causes issues such as routing loops. RIP version 1 and 2 are the true distance vector routing protocol. हाँ बताएं। लोवेस्ट मेट्रिक का क्या मतलब था सर? लास्ट स्लाइड में नहीं सर, आगे यहाँ पे नो सर इसके भी बाद सेकेंड पॉइंट में सर लिखा हुआ है advertises the route with the lowest metric. अच्छा, ये वाली बात कर रहे हैं ना, इट कैलकुलेट्स एंड एडवर्टाइज द रूट्स विद द लोएस्ट मैट्रिक। अगर दो पाथ मिलते हैं, ओके, किसी पर्टिकुलर जगह पर जाने के लिए, और एक पाथ पर हब काउंट 5 है और दूसरे पाथ पर हब काउंट 7 है, तो ये जो रूट एडवर्टाइज करेगा अपने नेबर के लिए वो 5 वाला एडवर्टाइज करेगा, 7 वाला एडवर्टाइज नहीं करेगा। दैट इज द एडवर्टाइज द रूट विद द लोएस्ट मीट्रिक। मीट्रिक का मतलब है कि वो पैरामीटर, यहां पर पैरामीटर क्या है, यहां पे पैरामीटर है हब काउंट। अभी हम देखेंगे, मीट्रिक एक जेनरिक वर्ड है, वो ये बताता है कि इन पर्टिकुलर टर्म पर डिसाइड होगा कि किसकी कॉस्ट सबसे कम है। तो यहां पे तो हमने बता दिया कि पहले से ही डिसाइड हो गया कि हब काउंट ही देख रहे हैं हम, और हब काउंट देख कर ही, तो यहां मीट्रिक का मतलब हब काउंट है, तो हब काउंट का मतलब जिसका हब काउंट कम होगा नेबर को वो वाला रूट बताया जाएगा। क्लियर है सर? तो उसकी जैसे होप काउंट से कर दिया, तो सर ऐसा भी हो सकता है कि आगे वो कंज्यूम हो रही हो बैंडविड्थ, किसी और मतलब डाटा ट्रैवल कर रहा हो वहां पर। नहीं, आप जिस प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं वो हब काउंट के अलावा कुछ देख ही नहीं रहा है। क्लियर? वही है ना सर, हाँ, होप काउंट से सिर्फ उन्होंने ये डिसाइड कर लिया जो प्रोटोकॉल है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि कब रिप यूज करना है और कब EIGRP यूज करना है, इसी पे डिपेंड करता है।
ठीक है। ओके सर। तो बड़े नेटवर्क अभी हम देखेंगे EIGRP और मीट्रिक यूज करता है, जिससे वो अपनी राउटिंग टेबल को और रिफाइन कर लेता है। ये सर, क्लियर? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि आगे वो किसी और होप पे जाए। मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए रिप क्या है कि रिप सिर्फ आप काउंट यूज करता है। इसीलिए अभी आगे जब हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे तब यही पढ़ेंगे ही, क्योंकि सिर्फ आप काउंट पे ही डिसीजन ले लेता है तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, यस सर। इसलिए हमें आगे वाली राउटिंग एल्गोरिदम को यूज करना चाहिए। क्लियर है? ओके। तो यही अपनी हर पर्टिकुलर एल्गोरिदम के अपने कुछ फिक्स पॉइंट हैं। जब हम रिप पढ़ेंगे तो रिप में सिर्फ आप काउंट ही मीट्रिक रह जाएगा, लेकिन जब हम EIGRP पढ़ेंगे तो हमें मीट्रिक और बढ़ जाएंगे, OSPF पढ़ेंगे तो और बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए वो ज्यादा अच्छी एल्गोरिदम है और रिप उनसे कम अच्छी एल्गोरिदम। क्लियर? जो एल्गोरिदम अपनी मीट्रिक में ज्यादा से ज्यादा पैरामीटर्स को यूज करती है वो एल्गोरिदम सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसे आपने कहा कि वो बैंडविड्थ यूज कर सकती है, वो रिलायबिलिटी यूज कर सकती है, वो ट्रांसमिशन की स्पीड यूज कर सकती है कि इंटरफेस किस स्पीड पर है। ओके, तो वो जब उन सारी चीजों को जोड़कर पाथ निकालेगा तो सीधी सी बात है उसका पाथ ज्यादा अच्छा निकलेगा। और सिर्फ लोएस्ट कॉस्ट पर निकाल दिया गया, यानी हब काउंट पे निकाल दिया गया है, देन पाथ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन जहां पर रिप होगा वहां EIGRP होगा नहीं, तो वहां सिर्फ हब काउंट पर ही चलेगा, वहां पर बैंडविड्थ देखी ही नहीं जाएगी। क्लियर? यस सर। सर 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें? मैं बस 1 सेकंड अभी लेता हूँ भाई, बस। ओके सर। तो रिप क्या है कि रिप के 2 वर्जन अवेलेबल हैं। आज की डेट में हम लोग वर्जन 2 यूज करते हैं। ठीक है, वेयर EIGRP इज एक्चुअली अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल विद द एडवांस कैपेबिलिटी। रिप जो है ओरिजिनल बिल्कुल प्योर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, पर प्योर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की वजह से रिप में अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, रिप, और दूसरी चीज और बता दें, रिप इज अ ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मतलब हर डिवाइस पर मिलेगा। हर डिवाइस पर मिलने की वजह से ये इसमें आप वेंडर डिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे। रिप में बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को दूर करके सिस्को ने रिप को डिफाइन किया। रिप बेस्ड एक प्रोटोकॉल बनाया। दैट प्रोटोकॉल इज नोन एज EIGRP। और EIGRP क्या है? EIGRP इज अ प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, ये सिस्को का अपना प्रोटोकॉल है। ठीक है, और उस प्रोटोकॉल की मदद से वो सारी कमियां दूर हो गई हैं जो रिप में थी। अभी जो हम लोग रिप में पढ़ेंगे कि क्या क्या कमियां हैं रिप में। ओके, तो लेकिन EIGRP के साथ फिर वही प्रॉब्लम है कि वो EIGRP जो है वो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। और प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल मैंने बताया था कि वो उसी के हार्डवेयर डिवाइस पे मिलेगी जो हार्डवेयर जिसने बनाया होगा। तो सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है EIGRP, तो सिस्को पे ही मिलेगा। और RIP-NG is the newest version of RIP was specially designed to support IPv6। ठीक है, तो ये नया वर्जन है जो IPv6 के लिए डिजाइन किया गया है अभी, लेकिन हम IPv4 के लिए पढ़ने वाले हैं। एडवांटेज क्या है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का? सिंपल इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, लो रिसोर्स रिक्वायरमेंट। डिसएडवांटेज क्या है? स्लो कन्वर्जेंस है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, मतलब बहुत बड़े नेटवर्क पे नहीं जा सकते हैं, और स्लो कन्वर्जेंस की वजह से राउटिंग लूप्स का डर बना रहता है, लूप्स बनने का डर बना रहता है, क्योंकि सारे लोग बहुत जल्दी वो इंफॉर्मेशन नहीं पा पाते हैं, जिसकी वजह से उसके बीच में जो डेटा आ गया वो लूप में फंस जाएगा। ओके, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। ओके ओके सर। ओके सर।
हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो हम लोग सबसे पहले प्रोटोकॉल देखने वाले हैं दैट इज रिप। रिप में सबसे पहले वर्जन 1 आया था, was the first and only IP routing protocol available in early days of networking. RIP version 1 does not send subnet mask information in its routing updates, therefore does not support VLSR, LSM and CIDR. ठीक है, RIP का वर्जन 1 अपने राउटिंग अपडेट्स में सिर्फ IP एड्रेस भेजता था, साथ में सबनेट मास्क नहीं भेजता था, इसलिए वो क्लासलेस राउटिंग को सपोर्ट नहीं करता है। क्लासलेस राउटिंग में आपको सबनेट मास्क चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बिना सबनेट मास्क के आप जान नहीं पाएंगे कि कितना नेटवर्क पोर्शन है और कितना होस्ट पोर्शन है। क्लासफुल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लासफुल में तो आप आईपी एड्रेस से ही पहचान जाते हैं कि कौन सा ए क्लास है, कौन सा बी क्लास है, कौन सा सी क्लास है, और वहां से आप जान जाते हैं कौन सा नेटवर्क पोर्शन है, कौन सा होस्ट पोर्शन है। ओके, तो रिप 1 जो पुराना प्रोटोकॉल है वो इसलिए बाद में एब्सोल्यूट हुआ, आज की डेट में इसीलिए यूज नहीं होता क्योंकि आज की डेट में क्लासलेस नेटवर्किंग यूज होने लगी है, और क्लासलेस नेटवर्किंग के केस में सबनेट मास्क इसेंशियल है, तो इसीलिए रिप का वर्जन 2 यूज करते हैं, रिप का वर्जन 1 यूज नहीं करते हैं। RIP 1 automatically summarized network that at the classful boundaries, treating all network as through, so they were default classes ABC as long as network is contiguous, such as 192.168.1.0, 2.0 and so on. This feature may not pose a serious problem. However, if the network are discontiguous, for example, if the network 192.168.1.0, 192.168.2.0 are separated by the 10.0.1.0, RIP 1 may not correctly report the root. इसमें जो सेकंड पैरा है वो ये कह रहा है कि RIP 1 जो है वो रूट समराइजेशन कर लेता है। रूट समराइजेशन का मतलब क्या है, पहले मैं उस टर्म को समझा देता हूं, उसके बाद ये प्रॉब्लम कब आएगी डिसकंटिन्यूअस नेटवर्क। तो रूट समराइजेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। रूट समराइजेशन का मतलब ये है कि एक नेटवर्क है 192.168.0.0.0 पहला नेटवर्क ये है, और ये जा रहा है वाया पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल SE 0/0/0 से जा रहा है। ओके, दूसरा नेटवर्क है 192.168.1.0 वाया, ये भी SE 00 के आ गई है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दो नेटवर्क हैं, एक नेटवर्क ये है जो SE 00 पर अवेलेबल है, और एक नेटवर्क ये है जो भी SE 00 पर ही अवेलेबल है, यानी दोनों एक ही इंटरफेस से जाने हैं बाहर। दो नेटवर्क हैं और दो एंट्री है। फॉर एग्जांपल इसके आगे रिप लिखा होगा क्योंकि R से आ रही है एंट्री। तो रिप में एक फीचर है, दैट फीचर इज नोन एज रूट समराइजेशन। रूट समराइजेशन का मतलब है कि अगर रिप को दो कंटिगुअस नेटवर्क मिले, ये कंटिगुअस नेटवर्क है ना, 0 सबनेट मास्क है, सबनेट है, और एक 1 सबनेट है, ये कंटिगुअस नेटवर्क है, इसी अगला 2 हो जाएगा, अगला 3 हो जाएगा। ओके, दो कंटिगुअस नेटवर्क अगर एक ही वेक्टर पर मिलते हैं, वेक्टर ये है इस दिशा में, देन ये क्या करता है, ये रूट को समराइज करता है। समराइज करने का मतलब है कि ये इन दोनों एंट्री करने के बजाय एक एंट्री करेगा, और वो क्या एंट्री होगी, R 192.168.0.0 ये एंट्री कर लेगा। 0.0 में उतना समझ में नहीं आएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम 1 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। उसकी समरी 0 ही निकल रही है, इसलिए आपको क्लियर नहीं होगा। एक 1 सबनेट है और एक 2 सबनेट है, दोनों एक ही रूट पर अवेलेबल हैं। तो रिप क्या करेगा, रिप करेगा R 192.168.0.0 वाया SE 0/0/0।
ठीक है, वो इन दो एंट्रीज को नहीं करेगा और इन दोनों एंट्रीज की जगह ये एक एंट्री कर लेगा, और ये जो एंट्री करी है ये रूट समराइज कर दिया। समराइज में क्या करना होता है, समराइज में इन दोनों रूट का मैचिंग पोर्शन निकाल लेगा और बाकी सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ओके, तो अब चाहे इस नेटवर्क की एंट्री आए, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, और जैसे ही इतना मिलेगा इसको यहां भेज देगा, और चाहे इस नेटवर्क की एंट्री आए, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा 192.168, और जैसे ही इतना मिला तो इसको यहां भेज देगा। यानी इसके आगे का पोर्शन ये मैच ही नहीं करेगा। ओके, तो अगर दो कंटिगुअस नेटवर्क मिलते हैं तो रिप उनका समराइजेशन कर देता है, और समराइजेशन करके उनकी एक एंट्री बना के अपनी राउटिंग टेबल में रख लेता है। ठीक है, ये एक फीचर है रिप का। लेकिन ये तब प्रॉब्लम पैदा कर देगा अगर ये दोनों एडजेसेंट हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर 192.168.1.0 एंड 192.168.2.0 आर सेपरेटेड बाई 10.0.1.0, ठीक है, इनके बीच में ये एक नेटवर्क है जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है और यहां पर वो एंट्री चाहिए, देन अगर इन दोनों को इसने समराइज किया तो क्या करेगा, सही रूट नहीं आएगा। मतलब किसी एक रूट को ये क्या कर देगा, ऑब्सोलीट कर देगा, एक रूट पर नहीं पहुंचा पाएगा डेटा। ओके, तो डिसकंटिगुअस नेटवर्क जैसे ही मिलेंगे तब ये प्रॉब्लम कर देगा ये समराइजेशन। तो रिप 1 में ये एक प्रॉब्लम थी कि ये रूट समराइजेशन की वजह से डिसकंटिगुअस नेटवर्क में सही रूट रिपोर्ट नहीं कर पाता था, और रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम से डेटा उस पर्टिकुलर रूट तक नहीं पहुंच पाता था। By default, RIP1 broadcasts its routing update to all connected router in every 30 seconds. और लास्ट में RIP1 क्या करता है, RIP1 अपनी पूरी राउटिंग टेबल को हर 30 सेकंड में ब्रॉडकास्ट कर देता है अपने नेबर राउटर्स के लिए, और हर राउटर अपने नेबर राउटर के लिए करता है। तो हर 30 सेकंड में पूरी राउटिंग टेबल क्या हो रही है, ब्रॉडकास्ट हो रही है। Next, RIP2. RIP version 2 has many of the features of RIP1. It also includes important enhancement. RIP2 is a classless routing protocol that support VLSM and CIDR. ये सबनेट मास्क को इंक्लूड कर दिया है इसने आईपी एड्रेस के साथ में, और सबनेट मास्क इंक्लूड कर देने से ये CIDR और VLSM को सपोर्ट करने लगा है, यानी क्लासलेस राउटिंग भी हो जाती है वर्जन 2 में, which allow the use of discontiguous network. RIP v2 also has ability to turn off automatic summarization of root. ठीक है, यहां पर ऑटो समराइजेशन को रोका जा सकता है। ओके, both version of RIP send their entire routing table out of all participating interface in updates. RIP v1 broadcast these updates on 255, 255, 255, 255. RIP 1 जो है वो 255 नंबर एड्रेस पर इसको क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। This require all device on the broadcast network like Ethernet to process the data. RIP version 2 multicast is update to 224.0.0.9. Multicast take up less network bandwidth than broadcast. Devices that are not configured for RIP v2 discard multicast at the data link layer. ठीक है, RIP 1 में प्रॉब्लम क्या थी कि वो पब्लिक जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है दैट इज 255 उसी पे ब्रॉडकास्ट कर देता था, तो सब लोग रिसीव कर लेते थे कि उनको लगता था उनके लिए आया हुआ है। ओके, इसलिए वो भी राउटर्स भी रिसीव किया, वो सिस्टम्स भी रिसीव कर लेंगे जिनके लिए वो डेटा बना ही नहीं है, रिप का नहीं बना है डेटा। ओके, रिप v2 में इसको सही किया गया। रिप v2 में क्या किया गया, रिप v2 में इसे मल्टीकास्ट किया गया विद द एड्रेस ऑफ 224.0.0.9। और ये कहां पर होगा, ये सिर्फ उन्हीं राउटर्स पे होगा जिन पे रिप कन्फिगर्ड होगा। तो सीधे बात है, सिर्फ उन्हीं राउटर्स को मिलेगा जिनके लिए वो डेटा बनाया गया है। और दूसरी बात ये है कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ज्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम करता है मल्टीकास्ट नेटवर्क से, तो मल्टीकास्ट हो जाने की वजह से हमारा क्या हो गया कि हमारी बैंडविड्थ कंज्यूम जो करना था कंजम्पशन कम हो गई। Attackers often introduce invalid updates to trick the router into the sending data to a wrong destination or a seriously degrade network performance.
Invalid information can also end up in the routing table due to poor configuration and malfunctioning router. Encryption routing information hides the content of routing table from any routers that do not process the password or authentication data. RIP v2 has an authentication mechanism where RIP1 does not. तो RIP2 में थोड़ी सी सिक्योरिटी है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, RIP1 में ऐसी कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म नहीं थी. Routing information protocol. Although RIP v2 provide many enhancement, it is not an entirely different protocol. RIP v2 share many of the feature found in RIP1 such as hub count as metric. Hub count and metric का मतलब hub count ही अभी भी metric है, RIP2 की भी. RIP1 में भी hub count metric था और यहाँ भी hub count ही देखता है. दूसरा 15 hub count is a maximum. 15 hub count is a maximum distance. इसका मतलब यह है कि RIP जो है वो 15 हब काउंट तक ही इंफॉर्मेशन को अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर करता है. 15 से जैसे ही ज्यादा होगी वो उसके लिए अनरीचेबल होता है. मतलब आप उस नेटवर्क में ही RIP यूज कर सकते हैं जहां पर अगर आप किसी एक राउटर पर हैं तो उसके चारों तरफ सिर्फ 15 राउटर्स हों. उससे ज्यादा राउटर्स नहीं होने चाहिए. उससे ज्यादा होंगे तो उनके रूट्स ये स्टोर नहीं करेगा. तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये बड़े नेटवर्क के लिए फीजिबल नहीं है. ठीक है. TTL इक्वल्स 16 हब. 16 हब इसके लिए क्या हो जाएगा, वो इसके लिए अनरीचेबल हो जाएगा. डिफॉल्ट 30 सेकेंड अपडेट इंटरवल. हर 30 सेकेंड में अपनी पूरी राउटिंग टेबल को अपडेट करेगा. रूट पॉइजनिंग, पॉइजन रिवर्स, स्प्लिट हॉरिजन एंड होल्ड डाउन टू अवॉइड लूप्स. रूट पॉइजनिंग, पॉइजन रिवर्स, ये बेसिकली क्या है कि ये रूट्स के सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ टर्म हैं जिनको अभी हम लोग आगे समझेंगे कि क्या बताते हैं ये. ओके. ये क्या है, ये इनमें अवेलेबल है. ये इसमें होता है कि रूट पॉइजनिंग हो जाती है जिसकी वजह से जैसे अटैकर जो है वो रूट बदल देगा और रूट बदलने की वजह से डेटा सही जगह पे जाके ना कि दूसरी जगह पे चला जाएगा. अपडेट यूजिंग UDP पोर्ट 520. एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज 120, जो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि 120 है RIP की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस. और पोर्ट कौन सा यूज करता है, वो 520 नंबर पोर्ट यूज करता है. Message header containing up to 25 root without authentication. When the router start up, each RIP configured interface send out a request message. This message request all the RIP neighbors send their complete routing table. RIP enabled neighbors send the response message that include known network entries. The receiving router evaluate each root entry based on the following criteria. If the root entry is new, the receiving router install the root in the routing table. जो भी आया राउटिंग टेबल उसमें अगर कोई एंट्री नहीं मिलती है उसे अपनी राउटिंग टेबल में रख लेगा. If the root is already in the table and the entry comes from the different source, the routing table replaces the existing entry if the new entry has the better hub count. दूसरी चीज ये कि अगर किसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उसे राउटिंग टेबल में मिलती भी है तब भी अगर नई इंफॉर्मेशन आई है जिसमें हब काउंट कम है तो पुरानी हब काउंट वाली को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा और नई कम हब काउंट वाली एंट्री कर लेगा. If a root is already in the table and the entries come from the same source, it replaces the existing entry even if the metric is not better. ठीक है. दूसरी चीज ये कि अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करेगा ही करेगा भले ही मीट्रिक अपडेट हो चाहे ना हो. A startup router then send the triggered update to all RIP enabled interface containing its own routing table. RIP neighbor are informed to any routes. ये एक छोटा सा डायग्राम है, इसी को हम लोग अभी कॉन्फ़िगर करके भी देख लेंगे. यहाँ पर 3 राउटर लगे हुए हैं, R1, R2, R3. R1 की अपनी एक राउटिंग टेबल है. राउटिंग टेबल क्या है, इसके अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं. R1 के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से हैं, दैट इज 10.1.0.0 एट 10.2.0.0. R1 के ये कनेक्टेड है. R2 के 10.2.0.0 एंड 10.3.0.0 और R3 का 10.3.0.0 एंड 10.4.0.0. ओके. तो ये एक इनिशियल पोजीशन है जब
राउटर्स ऑन हुए मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी सबके पास अपने सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स हैं। As long as routers send and process the correct version of routing update, RIP1, RIP2 are completely compatible. By default, the RIP2 send the receive and only version 2 updates. If the network must use both version RIP, the network administrator configure RIP2 to send the receive both version 1 and 2. By default, RIP version 1 send version 1 update, but receive both version 1 and 2. Within the enterprise, it may be necessary to use the both version of RIP. For example, part of network may be migrating to RIP2, whereas another part may be staying with RIP1. Overriding the global RIP configuration with the interface specific behavior allow routers to support both version of RIP. ऐसा हो सकता है कि आपको इन्वायरमेंट में RIP1 और RIP2 दोनों यूज करने पड़े, तो RIP1 के साथ ये है कि RIP1 दोनों ही मैसेज को रिसीव कर सकता है, मतलब RIP2 के भी और RIP1 के भी मैसेज को रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो उसको वो मैसेज तो मिल जाएंगे, पर RIP2 में कॉन्फ़िगरेशन करना होता है कि वो RIP1 के मैसेज को रिसीव करेगा कि नहीं करेगा। टू कस्टमाइज ग्लोबल इंफॉर्मेशन, अब ये कमांड बता रहे हैं। कमांड के लिए हम लोग अपने पैकेट ट्रेसर पर आ जाते हैं बेसिकली, और हम देखते हैं कॉन्फ़िगर करके हाउ टू कॉन्फ़िगर RIP इन एनी एनवायरनमेंट। न्यू कर लेते हैं। सेम जो वहां पर बना हुआ था वही 3 राउटर ले लेते हैं। और वही नेटवर्क भी बना लेते हैं। टेन डॉट 1, 10.2, 10.3, 10.4। डॉट 1. ओके,
एक्चुअली एक क्लास का एड्रेस और 10 की सीरीज का एड्रेस है, तो सबनेट बदल रहा है, तो इसलिए वो ओवरलैप कर जा रहा है फास्ट ईथरनेट कार्ड के साथ में। सिर्फ वैन कार्ड होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फास्ट ईथरनेट कार्ड के साथ में ये 10 की सीरीज क्या कर रही है, ओवरलैप कर जा रही है, क्योंकि एक्चुअली में तो सबनेट मास्क तो यही है ना दोनों का, तो नेटवर्क तो 10 ही है, तो इसलिए ओवरलैप कर जा रही है, तो वो बन नहीं रहा है नेटवर्क। वैन कार्ड पे बन जाएगा, फास्ट ईथरनेट कार्ड पे नहीं बनेगा। इधर भी 10 प्रॉब्लम करेगा ना, इस कर देते हैं क्योंकि इधर भी 10 है। अभी तो हम लोग पुराना ही काम कर रहे हैं, सिर्फ अभी हम रिप का कोई काम नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ आईपी एड्रेस सेट कर रहे हैं। ओके फ्रेगमेंट में काम कर रहे हैं ये। ओके, अभी ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डेटा नहीं भेज रहा है। ओके, पिछली बार हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग करी थी, अब की हम रिप
कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो रिप में राउटिंग टेबल हम नहीं बनाएंगे, रिप में हम सिर्फ रिप को इनेबल करेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट राउटर पे हैं और फर्स्ट राउटर पे कमांड चलानी होगी राउटर, और राउटर के बाद आपको लिखना होता है, राउटर एक कमांड है जिससे आप डायनेमिक राउटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा के देखिए, आप बताएगा कि आपको क्या करना है, आपको BGP करना है, EIGRP करना है, OSPF करना है कि रिप करना है, ठीक है। तो राउटर कमांड तो फिक्स है कोई भी डायनेमिक राउटिंग के लिए। इसके बाद आपको डायनेमिक राउटिंग का नाम बताना होता है। तो राउटर के बाद अभी यहाँ पे बताने वाले हैं हम रिप लगाएंगे, ओके। राउटर रिप, अब देखिए आप कॉन्फ़िगरिंग राउटर अब रिप के अंदर है, ठीक है। अब रिप के अंदर आने पर रिप के साथ, बाकी सब प्रोटोकॉल के साथ प्रॉब्लम नहीं है, रिप के साथ 2 वर्जन अवेलेबल है, दोनों के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा वर्जन यूज करने जा रहे हैं। तो रिप वर्जन 2 यूज करेंगे। पहला तो राउटर रिप कमांड है जिससे हम रिप को कॉन्फ़िगर करते हैं कि रिप चलेगा इसके ऊपर, और दूसरा कौन सा वर्जन चलेगा, वर्जन बताना पड़ता है 1 या 2 में, तो 2 चलेगा हमारा वर्जन, ओके। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद रिप को अवेलेबल नेटवर्क बताने पड़ते हैं। अवेलेबल नेटवर्क का मतलब है उस राउटर पे कौन कौन से नेटवर्क अवेलेबल हैं ये बताना पड़ेगा उसी राउटर पर। तो अगर हम इस राउटर की बात करें, राउटर 0 पर 2 नेटवर्क अवेलेबल है, एक 10.1.10.0.0.0 और दूसरा है 20.0.0.0, ओके। 2 नेटवर्क अवेलेबल हैं इसके पास, और उन दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसको देनी पड़ेगी, ओके। और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देने के लिए नेटवर्क 10.0.0.0 और दूसरा नेटवर्क 20.0.0.0। बस इस राउटर पे हो गया। नेक्स्ट राउटर पे आते हैं। यहां भी राउटर रिप वर्जन 2, इस पे कौन कौन से नेटवर्क हैं, इसमें 20 और 30 है, 2 है। नेटवर्क 20.0.0.0, नेटवर्क 30.0.0.0। नेक्स्ट राउटर रिप वर्जन 2, नेटवर्क 30.0.0, नेटवर्क 10.0.0। एक प्रॉब्लम है, मुझे हाँ बताएं।
सर जैसे अभी लास्ट में हमने दोनों नेटवर्क पे ना कभी मतलब जैसे राउटर बीच वाला राउटर है 2 में बीच वाला सीरियल है पोर्ट का आईपी एड्रेस शायद गलत था। नहीं आईपी नहीं नहीं एड्रेस सर में जैसे प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई। हाँ बताएं आप। सर सर जैसे राउटर जो बीच में है ना, अगर इसमें जैसे 10.0.0 वाले एड्रेस पे जाना है तो उसके लिए दो एड्रेस नहीं हो रहे, दो पाथ नहीं हो रहे दोनों साइड। वही प्रॉब्लम ही हो गई है, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमने दोनों तरफ एक ही नेटवर्क बना दिया है 10.0.0.0 का, तो इसलिए वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि जाना किधर है। ओके, एक तरफ बदल रहा हूं, सिर्फ इसको बदल देते हैं। वही प्रॉब्लम है, मुझे समझ में आ गई थी प्रॉब्लम। प्लीज के पास 10.0.0.0 के लिए कह रहा है कि मेरे पास ही है, और ये भी कह रहा है 10.0.0 मेरे पास ही है, तो ये दोनों एक दूसरे से कभी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। उसको लगेगा मेरे पास ही तो है नेटवर्क। इसके पास अभी तक पाथ नहीं आया है। थोड़ा टाइम लगेगा, कन्वर्ज हो रहा है नेटवर्क। एंट्रीज दूसरी थी ना, हटेंगी दूसरी एंट्री, पहली वाली एंट्रीज आएंगी, तब ये करना शुरू करेगा। अभी तक इसके पास आया नहीं है पाथ। 20 पे जाने का तो है, 10 पे जाने का नहीं है, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो जा पा रहा होगा, सक्सेसफुल है, पर 10 पे नहीं जा पा रहा है। इसके पास अभी एंट्री आई नहीं है, इसकी पास आ गई है एंट्री। 10 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 20 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 30 वाया यहाँ से है और 40 वाया यहाँ से है। अब देखो ये लिख रहा है ना पॉसिबली डाउन,
इसी कन्वर्जन में टाइम लगता है, नेटवर्क कन्वर्ज होगा, राउटिंग टेबल दोबारा से अपडेट होगी। स्टैटिक और डायनेमिक में यही अंतर है, डायनेमिक की एंट्रीज अपना समय लेंगी अपने आप को अपडेट करने के लिए, उस राउटिंग की अपनी एक टाइम है, उस समय के बाद वो एज आउट करेगा, एज आउट करके एंट्री को डिलीट करेगा, फिर नई एंट्री को जगह देगा। अभी भी एंट्री आई नहीं है यहाँ पे क्योंकि अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। क्यों नहीं ले रहा है भाई? आ गया। आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टाइम ही लिया उसने बस। हमने दोबारा से रिप वाली कमांड चला दी। ओके, थोड़ा सा टाइम लेता है कन्वर्ज होने में अगर कोई एंट्री गलत हो गई है तो इस तरह से रिप को सिर्फ अपने एडजेसेंट नेटवर्क बताने हैं। एडजेसेंट नेटवर्क आप बता देंगे तो बाकी सारे ये खुद कर लेगा। आप देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर राउटर पे जाके शो आईपी रूट चलाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि आर के थ्रू जो एंट्रीज आ रही हैं वो एंट्रीज जो हैं वो डायनेमिकली आ रही हैं, मतलब खुद अपडेट हो रही हैं एंट्री। जबकि सी वाली एंट्रीज जो हैं वो तो क्या है, वो एंट्री हैं जो ऑटोमेटिकली आपने नेटवर्क ऐड किया था। फॉर एग्जांपल मैं एक और छोटा सा नेटवर्क यहाँ पे ऐड करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। एक मशीन यहाँ पर लगा रहा हूँ, एक नेटवर्क और डालते हैं यहाँ पर 50.0.0.0 डाल रहे हैं। यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 01, यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 01 पे IP
एड्रेस 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 नो शट। और यहाँ पे 50.0.0.1 हो गया। और बस इस राउटर के जो एडजेसेंट नेटवर्क में है उसे ऐड करना पड़ेगा, मतलब नया नेटवर्क ऐड हुआ है तो इस राउटर पे नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा रिप में। तो यहाँ पर राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 50.0.0.0 नेटवर्क हमने यहाँ पे ऐड किया है। एग्जिट शो आईपी रूट, यहाँ देखिए 50 वाला नेटवर्क आ गया है। ओके, और ये इससे कम्युनिकेट करने लगा है। तो डायनेमिक राउटिंग में ये होगा कि नया जो भी है वो ऐड करना शुरू कर दीजिए। आपका वो नेटवर्क सिर्फ उस राउटर पे ही आपको जो करना है वो करना पड़ेगा, बाकी सारे राउटर्स अपने आप अपनी राउटिंग टेबल को क्या कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। इसने भी अपनी राउटिंग टेबल में 50 की एंट्री कर ली होगी, इसके भी पास 50 की एंट्री आ गई है। ओके, तो डायनेमिकली आपकी एंट्रीज जो हैं वो आती रहेंगी और आप जो नेटवर्क हटाते रहेंगे धीरे धीरे वो नेटवर्क से जाती भी रहेंगी। जैसे वो पॉसिबली डाउन कह रहा था 10 को, तो इस तरह से डाउन भी कर देगा। तो डायनेमिक नेटवर्किंग, डायनेमिक राउटिंग में ये एक फ़ायदा होगा कि बाद में जो नेटवर्क ऐड होंगे वो रूट्स ऐड होते जाएंगे और जो नेटवर्क डाउन होंगे उन रूट्स की एंट्री जो है वहाँ से हटती जाएगी। अब कोई क्वेरी है किसी की? यस सर। हाँ बताएं। सर मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेज बोलेंगे, थोड़ा सा तेज बोलें। सर जो हमने राउटर के बाद जो हमने ना खुद का लोकल एरिया नेटवर्क हम असाइन कर सकते हैं उसको, है ना सर? क्योंकि वो डिफरेंट नेटवर्क है ना, हम उसको 10.10 भी रख सकते हैं उसके बैकएंड पे ना। बट सर हमने यहाँ पर वही काम किया था, जैसे हमने इस राउटर पे कुछ आवाज जैसी आ रही है, क्यों आ रही है आपकी आवाज? समझ में क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज प्लीज। हेलो सर, हाँ आ रही है? अब आ रही, आप बोले। सर जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ जो हमारे लोकल नेटवर्क होते हैं ना सर, तो उसमें हम कुछ भी असाइनिंग कर सकते हैं, 10.10 कुछ भी असाइन कर सकते हैं, क्लास ए बी सी जो मर्जी कर सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे सर राउटर को तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना, जो लोकल एरिया नेटवर्क का है ना। तो सर इसमें हमने वही काम किया था जो आपने पहले किया था ना, कि जो हमने राउटर 0 पे लगाया था ना, जो 10.1.0.0 वाला एड्रेस, तो जो लास्ट राउटर पे लगवाया था सेकंड राउटर पे, है ना, उस पे 10.0. तो इनको सर आपस में कोई इंटरेक्शन होनी चाहिए थी, क्योंकि इनका नेटवर्क तो अलग है ना सर, उसका अलग लोकल एरिया नेटवर्क है, इसका अलग लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इसकी कम्युनिकेशन नहीं। आप अभी इन द सेंस ऑफ पब्लिक नेटवर्क सोच रहे हैं ना, पब्लिक नेटवर्क की तरह सोच रहे हैं, जैसे आईएसपी से आपकी लाइन आई है और आपके राउटर में कोई भी आईपी इन्वॉल्व है, ठीक है। बट ये क्या है कि ये पब्लिक नेटवर्क नहीं है, ये क्या है, ये आईएसपी के राउटर्स लगे हुए हैं, तो एक तरह से ये लैन है एक्चुअली में। नहीं सर, तो राउटर जो हमारा काम करता है यही काम करता है ना, क्योंकि उसको मतलब नहीं होता जो इंटरनल नेटवर्क के साथ वो लिंकिंग करवाता है बाहर के इसके साथ, है ना सर। तो राउटर का तो बेसिकली काम वही है, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना, बिल्कुल। तो एज पर इसी हिसाब से तो हम लेके चले, तो हमारा ये जो हमारा मान लीजिए जो लास्ट वाला अलग ऑफिस है, तो फर्स्ट वाला वो अलग ऑफिस है। ओके सर इस ऑफिस में हम इसको 192.168.0.0 दे सकते हैं, उसको भी 168.0 बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सर इसमें कम्युनिकेशन तो हमारी होनी चाहिए थी ना। आप कह रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पे 10 दिया था और यहाँ पे भी 10 दिया था, इसकी वजह से कम्युनिकेशन बिल्कुल होना चाहिए था। ये बीच का राउटर नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि उसे कहाँ भेजे। अगर ये राउटर ना होता, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर अगर हम डिफॉल्ट एंट्रीज डाल दें तब तो ये हो जाता, वैसे भी हो जाता। लेकिन अभी क्या है कि हम डायनेमिक नेटवर्क ले रहे हैं
और डायनेमिक नेटवर्क में अब एंट्री 10 की जो एंट्री आ रही है, 10 की एंट्रीज 2 दिखा रहा है। अब 2 एंट्रीज में राउटर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे किस नेटवर्क पर भेजा जाए। बेसिकली जब हम राउटर की बात करते हैं, राउटर के इस साइड में अभी हम लोग फास्ट ईथरनेट में लोकल एरिया नेटवर्क डाल दे रहे हैं। राउटर की जब हम बात करते हैं तो राउटर में राउटिंग टेबल में जो एंट्रीज होती हैं वो कभी भी लोकल एरिया नेटवर्क की नहीं होती हैं। मैं तो यहाँ पे सिर्फ पिंग करने के लिए चला देता हूँ, आगे भी वैन की एंट्री होती है और वैन पर हमेशा पब्लिक आईपी होती है, इसलिए राउटिंग टेबल में कभी भी डुप्लीकेट एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं यहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क बना दे रहा हूँ और यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क बना दे रहा हूँ। क्यों बना दे रहा हूँ? क्योंकि हम दोनों को पिंग करके आपको दिखाना चाहते हैं। एक्चुअली में रियल लाइफ में क्या होगा कि इसके आगे भी राउटर होगा और इसके आगे भी राउटर ही होगा, ठीक है। जो एंट्रीज यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क आपके यहाँ बनता है, आईएसपी बनाता है, वो अपने इंडस्ट्रियल राउटर से अलग राउटर लगाता है। वो अपने सर्वर पे लाइन उतार के तब आपके यहाँ राउटर लगाता है आगे। क्लियर? एक्चुअली में राउटिंग टेबल में आपकी एंट्री नहीं होती है। जो आईएसपी आपके यहाँ लोकल एरिया नेटवर्क आप जो बनाते हैं और जिसे अपने राउटर से, जब भी कोई भी आईएसपी आपके यहाँ राउटर लगाएगा तो वो जो राउटर आपके यहाँ लगा हुआ है ना आपके प्रीमिसेस में, वो राउटर वो काम नहीं कर रहा है जो ये राउटर काम कर रहे हैं। वो बेसिकली आपको सिर्फ आईएसपी के सर्वर से कनेक्ट करा रहा है, उसके बाद आप मेन नेटवर्क पे जा रहे हैं। तो सर आपके कहने का मतलब जैसे हमने अगर जो बेसिक नेटवर्क जो हमने बनाना है बिल्कुल एंटरप्राइज पे, तो सर उसमें जो हमने बनाना है तो उसमें क्या हमें सारे मतलब अगर इंटरनल जो राउटर्स हमें लगाने पड़ेंगे तो उसका क्या सर फिर हमें डिफरेंट सारे नेटवर्क पे बिल्कुल बिल्कुल लेना ही पड़ेगा। नहीं सर, तो मान लीजिए आया तो फिर हाँ अगर क्लासलेस में हमने कर दी फिर सर क्लासलेस में कर लीजिए डिफरेंट। अभी इसको हम क्लासलेस 10 में क्लासलेस कर सकते थे, 10.1 करते और इसको 255.255.00 लग देते, तब कोई प्रॉब्लम नहीं करता। हमने उसको 10.0.0.0 और 255.0.0.0 किया, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा था। क्लियर? मैक्सिमम जो होती है वो नॉर्मल क्लासफुल ही होती है, मैक्सिमम जो होती हैं आजकल तो कर ले रहे वैसे क्लासलेस। हाँ बिल्कुल, पुरानी कॉन्फ़िगर जो होती हैं वो क्लासफुल ही होती हैं सारे के सारे। क्लासफुल जी। प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपके माइक से पता नहीं कुछ अलग तरह की आवाज आ रही है। क्या सभी को आ रही है कि मुझे आ रही है सिर्फ? आपका आवाज क्लियर है, उनका आवाज क्या है हमको पता नहीं चल रहा। हाँ भाई, आपका आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। आपकी आवाज के साथ बहुत सारी आवाज साथ में आ रही है। सर पता नहीं, शायद नेटवर्क का इशू होना शायद कुछ ना। सर चलो कोई मैं आपको बता दूं, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। आप अपना माइक ऑफ कर दिए। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ और मैं आपको बताता हूँ क्या है। सर आप इस नेटवर्क को मिला रहे हैं आपने आईएसपी के इंटरनेट कनेक्शन से। बेसिकली आप अभी इस तरह से मिला रहे हैं ना कि आईएसपी के इंटरनेट कनेक्शन में इस साइड में लैन होता है, उस लैन पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, लैन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। और उस हाँ मैं वही बता रहा हूँ। अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। हम ये बना रहे हैं राउटर नेटवर्क, मतलब हम आईएसपी का नेटवर्क बना रहे हैं, हम ना कि किसी क्लाइंट को नेटवर्क दे रहे हैं। अभी ये सोच लीजिए कि ये नहीं है, यहां पर ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसके पास। मैं तो पिंग करने के लिए ये स्ट्रक्चर बना देता हूं। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसके पास। ये इंडस्ट्रियल राउटर्स हैं और राउटर से राउटर कनेक्टेड हैं। ओके, और ये आपस में अलग अलग होंगे तभी। राउटिंग टेबल में जैसे राउटर्स जो होते हैं, राउटर्स पब्लिक आईपी रखते हैं। अगर इंटीरियर राउटिंग भी कर रहे हैं तब भी आप प्राइवेट आईपी रखेंगे, लेकिन अगर वो लैन पर ही है, फॉर एग्जांपल लैन क्या डिफरेंट नेटवर्क में भी है, तब भी अगर आपको अपनी राउटिंग टेबल बनानी है देन आपको हर नेटवर्क में या तो अलग सबनेट लेना पड़ेगा या तो अलग क्लास लेना पड़ेगा, या क्लासलेस में लेना होगा तो अलग सबनेट लेना पड़ेगा। कभी भी दो पर्टिकुलर नेटवर्क सेम क्लास और सेम सबनेट के नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि उस केस में आप राउटिंग टेबल में क्या इंफॉर्मेशन डालेंगे। आप स्टैटिक राउटिंग भी करने पे रख जाएं तो अगर इधर भी 10 है और इधर भी 10 है तो सेम एंट्री अगर आप कर देंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो डिसीजन कभी होगा नहीं। या तो आप सबनेट बदलें या तो अपना सबनेट मास्क बदलें, दो
दो में से एक काम आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज आप जो कह रहे हैं कि लैन पर तो 192 सब लोग रख लेते हैं, तो सबका तो 192 है, लेकिन वो आप इस राउटर से नहीं कनेक्ट होते हैं। उस केस में आपके पास एक और राउटर वो लगाता है। क्या लगाता है? वो आपके घर में लगा देता है, बेसिकली इस तरह का एक राउटर लगा देता है और इस राउटर को यहां से कनेक्ट कर देता है और ये राउटर आगे आपके लैन पर उस इंटरनेट को शेयर करता है। ठीक है, यानी वो डेटा सिर्फ इस राउटर तक पहुंचाता है और इस राउटर के आगे आपका नेटवर्क होता है जिस पर शेयर होता है। इससे कहीं भी पाथ, अभी हम लोग नेटिंग पढ़ने वाले हैं, नेट, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं, अभी अगला चैप्टर है हमारा। नेट में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे इंटरनेट कर रहे हैं थ्रू द नेटवर्क, थ्रू द राउटर। ओके, तो वहां पर क्या है कि इन राउटर्स पर नेटिंग ऑटोमेटिकली क्या है, इनेबल्ड है। नेटिंग क्या करता है? नेटिंग ऑटोमेटिकली, नेटिंग में आपको राउटिंग नहीं करनी पड़ती है। नेटिंग में आपका प्राइवेट एड्रेस पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है और चला जाता है, और इसी तरह से प्राइवेट एड्रेस, जब पब्लिक एड्रेस से डेटा आता है तो प्राइवेट एड्रेस में कन्वर्ट होकर चला आता है। तो इस केस में कोई राउटिंग इन्वॉल्व ही नहीं होती है। जहां जहां राउटिंग इन्वॉल्व होगी वहां या तो आपको नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा या आपको सबनेट चेंज करना पड़ेगा, कोई एक चीज चेंज करनी पड़ेगी। दो सेम आइडेंटिटी के नेटवर्क कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। और इन राउटर्स पर अगर हम पब्लिक नेटवर्क की बात करें तो पब्लिक आईपीज होती हैं। पब्लिक आईपीज आप पहले ही जानते हैं कि डुप्लीकेट कभी नहीं करेगा, वो अलग अलग होगा। और अगर लैन पर भी कर रहे हैं तब भी राउटर्स पे आप सेम नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। उस केस में आपको नेटिंग करनी पड़ेगी, नेट करके अपने इंटरनेट को शेयर करेंगे। नेट कर देंगे तो इधर भी हम 192 बना लेंगे और इधर भी 192 बना लेंगे, लेकिन नेट के केस में राउटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और राउटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस केस में राउटिंग की जरूरत ना पड़ने की वजह से हम इंटरनेट वाला काम कर लेंगे। तो बेसिकली 192 वाला जो नेटवर्क हम बनाते हैं हमेशा इंटरनेट के लिए बनाया जाता है और किसी काम के लिए नहीं बनाया जाता है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप 192 के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना सर्वर स्टैब्लिश कर लें और सर्वर स्टैब्लिश करके उसे पब्लिक से क्या कर लें, पब्लिक एक्सेस कर दें। जब आपको सर्वर स्टैब्लिश करना होता है देन फिर आपको नई आईपी ही चाहिए होती है, नया नेटवर्क ही चाहिए होता है। क्लियर? सर आप मुझे हम सबको हमारे अभी जो राउटर्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी हम डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, उनके सर मॉडल और ये बता सकते हैं जो लेटेस्ट यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। लेटेस्ट सिस्को की अगर हम बात करें तो 4600 4200 के डिवाइसेस यूज हो रहे हैं। नंबर अपना माइक आपका बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, अलग से कुछ आवाज निकाल रहा है आपका माइक। ओके, 4200 4600 इस नंबर सीरीज के राउटर्स चल रहे हैं। आप इस पर्टिकुलर नेटवर्क को अपने उस नेटवर्क से रिजेंबल ना करें जिसमें आपका आईएसपी आपको इंटरनेट कराता है, वो एक अलग नेटवर्क है। हम जिस नेटवर्क को बना रहे हैं वो आईएसपी का साइट टू साइट कनेक्शन है। ठीक है, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पर आ ही नहीं रहे हैं, एक्सेस लेयर पर आ ही नहीं रहे हैं, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पर हैं, जहां पर सिर्फ वो साइटें कनेक्ट कर रहा है, एरियाज को कनेक्ट कर रहा है और एरियाज को कनेक्ट करके अलग अलग नेटवर्क में बांट रहा है। आप रिजेंबल कर रहे हैं उसे अपनी एक्सेस लेयर से जहां पर आप इंटरनेट करा रहे हैं, उससे बिल्कुल रिजेंबल ना करें। अभी हम सिस्टम को इसलिए कनेक्ट करते हैं कि हम स्विंग करके दिखा सकें, वरना इस नेटवर्क में सिस्टम नहीं है। सिस्टम तब कनेक्ट करेंगे जब हम नेटिंग करेंगे और नेटिंग के थ्रू राउटर पे लाइन उतार देंगे, उसके बाद फिर राउटिंग की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। उसके बाद राउटर कोई काम नहीं करेगा, नेटिंग के थ्रू आपका डेटा पब्लिक नेटवर्क में जाया करेगा और नेटिंग के थ्रू ही पब्लिक नेटवर्क से आया करेगा। ये काम यहां पर नेटिंग हो जाएगी और आगे राउटर अपना काम करता रहेगा। तो ये वाला नेटवर्क आप कुछ भी बनाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इससे कभी मैच ही नहीं करेगा। लेकिन जिस केस में हमने नेटवर्क बनाया है उस केस में वो नेटवर्क पब्लिक एग्जिस्टेंस में आ रहा है। हम 192 बना तो दे रहे हैं लेकिन हम पब्लिक नेटवर्क ही बना रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में वो एग्जिस्टेंस में है और एग्जिस्टेंस में है तो सीधी सी बात है कि कभी भी वो डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। क्लियर? अभी हम लोग नेटिंग पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, और कोई क्वेरी किसी की?
और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले कि ये कंफ्यूजन बहुत सही कंफ्यूजन था, ये क्वेरी भी बहुत सही थी कि क्यों 10 डॉट उधर था और क्यों आपस में क्यों नहीं मिले। ओके, क्योंकि आप जिस नेटवर्क में अभी तक जहां काम करते रहे हैं, जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, वहां पे तो आप कोई भी नेटवर्क बना ही लेते हैं ना, 192 बना लें चाहे जो बना लें, आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। लेकिन दूसरी चीज आपको उसी समय याद रखनी चाहिए कि आप चाहे जो नेटवर्क बना लें, आप राउटिंग कभी नहीं करते हैं, ठीक है? आप सिर्फ नेटवर्क बनाते हैं, राउटिंग का काम नहीं करते हैं। ओके, तो उस केस में तो आप कोई भी नेटवर्क बना ले, राउटिंग में तो आपका नेटवर्क यूज ही नहीं हो रहा है, वहां पे तो आईएसपी का पब्लिक नेटवर्क यूज हो रहा है, आईएसपी आपके यहाँ लाइन पहुंचा रहा है। और कोई कंफ्यूजन किसी को? हमारे रूटिंग में सर रूटिंग टेबल तो होती है ना फिर भी? कौन से राउटर में? हमारा सर घर पे जो होता है। नहीं, कोई राउटिंग टेबल नहीं होती है आपका। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे कोई राउटिंग टेबल नहीं होती है। वो राउटर और मॉडेम, बेसिकली वो डीएसएल है, राउटर मॉडेम और स्विच भी है। ओके, और वहां सिर्फ नेटिंग है, नेट बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इनेबल होता है। उसमें पब्लिक आईपी होती है और आपकी लोकल आईपी होती है। लोकल आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके आईएसपी के सर्वर तक पहुंचा देता है। आईएसपी के सर्वर के बाद उसे इंटरनेट मिलता है। अभी ये जान लें सर, एक बार व्हाट्सएप चेक करेंगे ग्रुप में? हाँ हाँ, ग्रुप में सर फोटो वो मेरे वाले राउटर की राउटिंग टेबल है सर। इस राउटिंग टेबल में एंट्री देखिए ना, कोई एंट्री नहीं है। पहली जो है एंट्री वो देखिए, आपकी आईपी डेस्टिनेशन आईपी दे रखा है उसने, सर्वर की आईपी दे रखी है उसने पर्टिकुलर। अभी इसी की बात, हम पीपीपी की ही बात ही करने जा रहे थे कि आपका राउटर आईएसपी के सर्वर से कनेक्टेड है इंटरनेट पे। अच्छा, कौन कौन से प्रोटोकॉल चलते हैं आप पहले ये बताइए। आप सभी को पता होगा इंटरनेट पे कौन कौन से प्रोटोकॉल चलते हैं। इंटरनेट किन दो प्रोटोकॉल की मदद से काम करता है? टीसीपी और आईपी। ये तो सबको क्लियर है ना? क्लियर है ना सबको? बट yes. आपका राउटर जो है आईएसपी के सर्वर से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पीपीपी और स्लिप। ठीक है, यहां पर टीसीपी आईपी नहीं चलता है। आपका राउटर डेटा आईएसपी तक ले जाता है विद द हेल्प ऑफ पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, या स्लिप को यूज करेगा। इन दोनों में से एक प्रोटोकॉल को यूज करेगा। इन दोनों प्रोटोकॉल की मदद से आईएसपी के सर्वर पे डेटा पहुंचेगा और उसके बाद आपका डेटा इंटरनेट पर जाएगा। आपके घर में जो राउटर लगा है वो आईएसपी के लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है आपको, आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। आपको लगता है कि आपके यहां से डेटा निकल के इंटरनेट पे चला गया, इंटरनेट पे नहीं गया है। वो डेटा कहां गया है? वो गया है आईएसपी के सर्वर पर बेसिकली, और आईएसपी का सर्वर जो है वो उसे इंटरनेट पर भेज रहा है। ओके, वहां पर टीसीपी आईपी चल रहा है, राउटिंग डिसीजंस वहां पर हो रहे हैं। ये आपको सिर्फ क्या पहुंचा रहा है? ये सिर्फ आपको आपके पर्टिकुलर उस तक पहुंचा रहा है, आईएसपी के सर्वर तक पहुंचा रहा है, और आईएसपी के सर्वर के बाद उसका डेटा आ रहा है, मतलब वहां पर पहुंचने का डेटा आ रहा है। तो आप देखिए यहां पर जो एंट्रीज हैं, एक तो 127.0.0 है तो लूप बैक एड्रेस की एंट्री है, एक डेस्टिनेशन एड्रेस 5689.136.1 है। ये सिंगल आईपी एड्रेस है क्योंकि सारा सबनेट मास्क 255.255.255 आईएसपी की है सर ये, है ना। आईएसपी का अपना कोई गेटवे होगा, ये इसकी एंट्री होगी बेसिकली। ओके, और एक और एंट्री इसने डाल रखी है 10.10.1.0 की। इसकी मीट्रिक आप सब में देखिए 0 है। इसका मतलब आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इन नेटवर्क से। ये कोई एंट्री नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर नेटवर्क पर इससे जा सकते हैं। ये सारी एंट्रीज जो हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड एंट्रीज हैं जो आईएसपीज ने अपने राउटर पर प्री डिफाइन कर रखी होगी। अलग अलग आईएसपी अपने अपने राउटिंग पर प्री डिफाइन करते हैं। लेकिन मैं आपको एक राउटर ओपन करके दिखाता हूं, अगर वो ओपन हो जाता है तो।
ये एक राउटर है, ओके, लिंक्सिस का सिस्को राउटर है जो हमने अपने प्रीमिसेस में लगा रखा है। इसकी पब्लिक आईपी जो है 203.190.146.210 है, ओके। अगर हम अपना गूगल ओपन करें और लिखें व्हाट इज माई आईपी, तो आ रही है 103.97.84.250। ये क्यों आ रही है? क्योंकि हम अभी दूसरे राउटर पर हैं। हम इस राउटर पर आ जाते हैं। हमारे यहाँ 2 लीज लाइन है, दोनों लीज लाइन की अलग अलग अपना गेटवे है, तो हम उसके दूसरे राउटर पर हैं। अभी हम इस राउटर पर आ जाते हैं। इसका गेटवे 100 है, तो ये मैं दिखा दूंगा इसका गेटवे कहाँ है उसमें। तीन 190.146.210, ओके। ये इसकी पब्लिक आईपी है राउटर की। ये हमारा ही राउटर है, ओके। हमने क्या किया है, हमने आईएसपी से, हम लीज लाइन लेते हैं तो आईएसपी आपके यहाँ राउटर नहीं लगाता है। आपको राउटर या तो आप अपना लगा लें, या राउटर वो खरीद आपको पैसे लेगा, वो राउटर आपके यहाँ लगा देगा। उसकी कोई सेटिंग नहीं होती है, वो सिर्फ आपके यहाँ एक RJ45 वायर दे जाता है, ठीक है। हमारे पास RJ45 वायर है कनेक्टेड, हमने उसको अपने राउटर पर ऐड किया और राउटर पर पब्लिक आईपी अपनी डाल ली है, पब्लिक आईपी दे दी है उसने, अपना डिफॉल्ट गेटवे दे दिया है, दैट इज 209 है डिफॉल्ट गेटवे। और हमने क्या किया, हमने अपने लोकल एरिया पर डाल दिया 192.168.100.1 आईपी। ये 2 सेटिंग करी है राउटर पर, बाकी सिक्योरिटी सेटिंग और वायरलेस सेटिंग अलग चीज है, ठीक है। इसके अलावा ना कोई राउटिंग टेबल बनाई गई है और ना ही कुछ किया गया है, ठीक है। किसी भी सिंपल राउटर में जिस पर इंटरनेट चलवाना हो, आपको कोई राउटिंग टेबल नहीं बनानी होती है, ठीक है। आपको सिर्फ पब्लिक एड्रेस डालना होता है और अपना लोकल एड्रेस डालना होता है, और ये लोकल एड्रेस अपने सिस्टम के गेटवे में डालना होता है। बस यही तो किया है हमने। यहाँ देखिए इसके गेटवे में यही एड्रेस पड़ा होगा जो अभी मैंने बदला है आपके सामने ही। ओके। तो राउटर का काम ही ये होता है, जो सिंपल राउटर्स होते हैं, ठीक है, उनका काम ही ये होता है कि इस नेटवर्क से डेटा को स्विच करा के यहां पहुंचा दे, और इससे नेटवर्क से डेटा है, इसके लिए किसी राउटिंग की जरूरत नहीं होती है। कोई राउटिंग टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, कोई राउटिंग टेबल की जरूरत ही नहीं है इस सिस्टम में, ओके। ये सारे काम, क्योंकि इन राउटर्स में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, और उसी नेटवर्क इनेबल, देखिए नेट लिखा है ना, नेट इनेबल्ड, अगर मैं इसे डिसेबल कर दूं तब ये इंटरनेट नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसका नेट फीचर ही इसको इंटरनेट पर भेजता है। इसके लिए किसी राउटिंग टेबल की आवश्यकता नहीं होती है। राउटिंग की आवश्यकता वहां होती है जब इंडस्ट्री में हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे स्विच करते हैं। इंटरनेट पे जाना नेटवर्क स्विच करना नहीं है, ये बिल्कुल क्लियरली जान लीजिए आप, क्योंकि आपका आईएसपी इंटरनेट पे जा रहा है, आप इंटरनेट पे कभी नहीं जा रहे हैं। वो डेटा बदल जा रहा है, आईएसपी अपने सर्वर पे उसकी आईपीस को बदल रहा है, उसके बाद इंटरनेट पे वो जा रहा है, उसके बाद वापस आ रहा है, फिर लोकल डेटा बना रहा है और फिर आपके पास भेज रहा है उसको डेटा। क्लियर है? लेकिन आप अभी नेटवर्क जिसको जैसा नेटवर्क आप रिजेंबल करते हैं उसमें वैसा ही होता है ना, कि आप इंटरनेट करते हैं और आपका डेटा इंटरनेट पर लोकल एरिया, आप अपने आप को लोकल एरिया नेटवर्क समझते हैं और आपका डेटा आपके राउटर से, आपका राउटर कभी भी इंटरनेट पे नहीं है जो आपके घर में लगा है, ये जान लीजिए। आपका राउटर आपके घर में जो लगा है वो आईएसपी के लोकल एरिया नेटवर्क पे है। जो राउटर आईएसपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा है वो कहीं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ये क्लियरली जान लीजिए। और ये सिर्फ इस नेट फीचर की वजह से काम करता है, ना कि किसी राउटिंग टेबल से। इसी नेट फीचर की वजह से आप इंटरनेट पे जा पाते हैं अपनी लोकल आईपी को यूज करते हुए पब्लिक आईपी से। क्लियर है? यस सर। और ये भी जान लीजिए कि आपका राउटर जो डीएसएल जो आपके यहाँ घर में लगा हुआ है वो आईएसपी तक, और वो लोकल लैन पर ही है। आप जान रहे हैं आपके घर से वायर गया है जो बाहर खंबे तक गया है, खंबे से फिर वायर गया है जो उसके सर्वर एक्सचेंज सर्वर तक गया होगा। तो आप लैन पर हैं, ना कि इंटरनेट पर हैं। जब आप एक्सचेंज सर्वर पे पहुंच जाते हैं उसके बाद आपका डेटा इंटरनेट पर कहीं जाता है। और इसके बीच में प्रोटोकॉल भी आपसे अगर कोई पूछे कि आपके घर में जो डीएसएल लगा है और उससे आईएसपी के सर्वर तक का जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, दैट इज नॉट टीसीपी आईपी। वो क्या है, वो पीपीपी या स्लिप है। तो बेसिकली इंटरनेट करते समय आप 3 प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। आपके लैपटॉप से डेटा निकल के स्विच तक जा रहा है ईथरनेट से,
स्विच से जब राउट जो मेन डीएसएल तक पहुंच जा रहे हैं, डीएसएल से आईएसपी के सर्वर तक पीपीपी या स्लिप को यूज कर रहा है, और फिर वहां से इंटरनेट पे टीसीपी आईपी यूज कर रहा है। तो 3 तरह के प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं आपसे डेटा जनरेट होके इंटरनेट तक जाने में, और इंटरनेट से जनरेट होके आप तक आने में। क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन है? स्लिप जो कहाँ यूज होता है? मनदीप, आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। सर स्लिप कहाँ यूज होता है? स्लिप मैं स्लिप को कल इलाबोरेट कर दूंगा कहां पे यूज होता है। स्लिप और पीपीपी दोनों एक ही जगह पर यूज होते हैं, ठीक है। स्लिप और पीपीपी जो है वो हमारा एक लैब भी है। ये बेसिकली क्या है कि मल्टी प्रोटोकॉल डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट, एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मल्टी प्रोटोकॉल डेटा को इनकैप्सुलेट करके ये पहुंचा देते हैं। मतलब हमारे घर में लगे डीएसएल को, डीएसएल से हमारे टीसीपी आईपी के डेटा को पीपीपी इनकैप्सुलेट करता है और उस डीएसएल से उस एक्सचेंज सर्वर तक जो आईएसपी के पास लगा है वहां तक पहुंचा देता है, और उसके बाद पीपीपी हट जाता है, इनकैप्सुलेशन हट जाता है पीपीपी का, और उसके पीपीपी या स्लिप को जो यूज किया गया, और उसके बाद टीसीपी आईपी का डेटा चला जाता है। तो बेसिकली हम जब वेब ब्राउजर से डेटा बना रहे हैं तब तो हम HTTP का डेटा बना रहे हैं, लेकिन जब वो जाता है तब वो पीपीपी के इनकैप्सुलेशन में जाता है आईएसपी तक, आईएसपी फिर उसे HTTP में भेजता है वापस, फिर उसके पास आता है, देन पीपीपी में फिर में हमारे पास आता है, फिर डीएसएल से हमारे तक फिर वो फ्रेम में इनकैप्सुलेट होके आता है, और अगेन फिर हम टीसीपी आईपी का डेटा ओपन करके HTTP पर रीड करते हैं। तो बीच में डेटा के साथ बहुत सारा इनकैप्सुलेशन हो रहा है। दैट इज द पॉइंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। वो हमारे फील्ड का नहीं है, लेकिन ये सारे काम नेटवर्क पे उसी समय हो रहे हैं जब इंटरनेट कर रहे हैं। और कोई क्वेरी किसी की? संदीप, आवाज नहीं आई आपकी। और कोई क्वेरी किसी की? क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, गुड डे टू ऑल, थैंक यू।